क्या मैं राइट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। उसमें आप न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और उसी टॉपिक को हम करेंगे कंटिन्यू। बच्चों, क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा चुका है ना। आपको डाइजेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जा चुकी है ना। आपको पढ़ना है श्वसन के बारे में। अब तो श्वसन के बारे में आप क्या पढ़ रहे थे कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये 2 चरणों में होती है। पहला चरण जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों कि 6 कार्बन अणु वाले जो ग्लूकोज हैं वो 3 अणु वाले पायरुवेट में उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। और ये फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है? ये पहला चरण जो है आपका श्वसन का, ये कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। ठीक है, 2 चरणों में होती है प्रक्रिया। तो पहला चरण जो है वो तो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, लेकिन जो दूसरा चरण है वो आपका जो पायरुवेट का विखंडन होता है, वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, पायरुवेट जब है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब उसका विखंडन होता है तो एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है ना। तो रेस्पिरेशन को आप किस तरह से समझ सकते हैं? रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन क्या है उसको जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body. रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें जो भोजन है वो बर्न्ट होता है आपके शरीर में। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज burnt in the cells of the body, in the cells of the body। यानी कि कहाँ पे होती है ये प्रक्रिया? शरीर के अंदर मौजूद प्रत्येक कोशिका में ये प्रक्रिया होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसकी हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, O2 की हेल्प से होती है। टू रिलीज एनर्जी, क्यों होती है? ताकि ऊर्जा को रिलीज किया जा सके, ऊर्जा को मुक्त किया जा सके, है ना। तो रिलीज एनर्जी। और ये कहाँ पे होती है प्रक्रिया? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। It takes place in the mitochondria। ठीक है, अब इसमें किस तरह से होता है? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक क्या बनता है बच्चों? एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनके बारे में आपको आज मुझे बताना है। तो क्या है, जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी अणुओं के रूप में रिलीज होती है। और एटीपी को आप क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहले क्या करेंगे बच्चों? शब्द पे ध्यान देंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब ये है कि फॉस्फेट के, फास्फोरस के उसमें 3 अणु जुड़े हुए हैं, है ना।
इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये एडीपी से एटीपी बनने की प्रक्रिया होती है ना। तो इसको क्या कहते हैं, द एनर्जी released during respiration is used to make ATP molecules. ATP molecules. अब ATP को आप क्या कहते हैं, ATP को हम कहते हैं, ATP को क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि इसमें जो है 3 फास्फोरस के अणु जुड़े हुए हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये किससे बनता है, फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट and इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी एडीपी में जब एक फास्फोरस का अणु और ऐड हो जाता है जो कि इनऑर्गेनिक होता है, तब क्या बनता है, एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से बनता है आपका, एडीपी प्लस फॉस्फेट, इससे क्या बनती है बच्चों, एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। और क्या बन जाते हैं, एटीपी के अणु बन जाते हैं। और उसके बाद एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। यानी जो एनर्जी है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में सेल्स के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। व्हेन द सेल्स नीड एनर्जी, जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तब उस समय पे क्या होता है, एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और उसके बाद क्या बनता है, एडीपी बनता है और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है ना। तो इसको आप इस तरह से समझेंगे कि एनर्जी जो आपका ऊर्जा है, एनर्जी इज stored in the cells of in the form of ATP molecules. When the cells need energy, जब भी किसी कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है तब क्या होता है, एटीपी broken down in the presence of oxygen
to form ADP and energy is released. To form ADP and energy is released. है ना? तो ये किस तरह से होता है? ATP जो है, ATP ये क्या है? इसी फॉर्म में, ATP के फॉर्म में ही जो ऊर्जा होती है वो सेल्स के अंदर क्या होती है? स्टोर होती है। तो इसी फॉर्म में ऊर्जा स्टोर होती है। क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है ATP का। तो उसमें ATP में क्या होता है बच्चों की 3 फास्फोरस के अणु लगे हुए होते हैं, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या होता है? 1 फास्फोरस का अणु जो है वो ये टूट जाता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या मुक्त होती है? एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है ना? तो आपने ये समझ लिया कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो क्या है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है? मेन आप ये कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। जो आप भोजन खाते हैं उस भोजन का आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका में तोड़ करके एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो काम होता है वो प्रोसेस किस जगह पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स के अंदर प्रेजेंट, है ना? तो सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used to make ATP molecules. ATP molecules क्या होते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें फास्फोरस के 3 अणु अटैच होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं फ्रॉम ADP मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP मॉलिक्यूल प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, तो उससे मिलकर के क्या बन जाता है? ATP बन जाता है। ADP प्लस फॉस्फेट, ADP प्लस फॉस्फेट, तो इसमें P जो है ये भी फॉस्फेट है। और डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट में यही फर्क है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में और डाइफॉस्फेट में क्या फर्क है कि ADP में जो फॉस्फोरस है उसके 2 अणु लगे हैं, और जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसमें ऑक्सीजन, इसमें जो है फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स in the form of ATP molecules when the cells need energy। जब भी कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है, ATP broken down in the presence of water to form ADP and energy is released। तब क्या होता है? ATP का ब्रेक डाउन होता है, ADP के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वाटर की प्रेजेंस में, और एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। इतना क्लियर समझ में आ गया आप सबको? अब देखेंगे कि ATP इसमें और ADP इसमें नाम के आधार पे समझ लेंगे। ये है आपका एडिनोसिन, ट्राई फॉस्फेट, और ये नीचे वाला जो है वो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो दोनों में क्या शब्द कॉमन है और क्या शब्द डिफरेंट है? इन दोनों में केवल डाई और ट्राई शब्द जो है वो अलग हैं, और एडिनोसिन और फॉस्फेट कॉमन है। इसका मतलब फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स है वो इसमें डिफरेंट है। नंबर ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, है ना? एक में कितना है? डाई में होता है 2 और ट्राई में होता है 3। तो डाई का मतलब, यहाँ पे डाई से मतलब है कि यहाँ पे 2 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ट्राई का मतलब है यहाँ पर 3 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमेशा याद रखेंगे
एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तब वो एडीपी बनेगा, और एडीपी में अगर एक इनऑर्गेनिक फास्फोरस ऐड होगा तब वो बनेगा एटीपी। तो आप उसको कंफ्यूज नहीं होंगे एडीपी और एटीपी में। एडीपी में जब +1 फास्फोरस ऐड होगा तब ये बन जाएगा आपका एटीपी, और अगर एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे एटीपी का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब बन जाएगा एडीपी प्लस क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो इतना क्लियर समझ में आ गया आप लोग को। ये है एटीपी और एडीपी का कॉन्सेप्ट। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया था कि जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो कितने तरीके का होता है, जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कितने तरीके की होती है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बता चुकी हूं, एक बार मैं आपको दोबारा से फिर बताती हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं। मेनली 2 टाइप्स होता है ना, मेनली 2 टाइप्स होता है। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन। अब ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको समझने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ पे होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इसको लिख सकते हैं, इट टेक्स प्लेस in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, या O2 भी लिख सकते हैं उसको। तो क्या होता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन। जो दूसरे प्रकार का श्वसन होता है वो एनारोबिक, तो उसमें क्या फर्क होता है, इट, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि इट प्रोड्यूस more energy, more in the comparison of in anaerobic respiration। anaerobic respiration की तुलना में aerobic respiration में क्या होती है कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है ना, क्योंकि पूरी तरीके से श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है तो एनर्जी इसमें ज्यादा रिलीज होती है। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है, वाटर एंड एनर्जी, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और एनर्जी जो है आप कह सकते हैं कि प्लेंटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। किसमें होती है ये, वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन को आप ऐसे समझ, वाय ये वाला शब्द को यूज करिए। वाय का मतलब समझ लीजिए कि वायु, और वायु का मतलब O2। तो O2 की प्रेजेंस में क्या होता है, O2 की प्रेजेंस में, या कह सकते हैं बहुत सारी, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, जहां पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी वहां पे किस तरीके का रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वायवीय श्वसन होगा, और उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो ये दो स्टेप में मैंने आपको बताया था। तो पहला स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, पहला स्टेप में ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ से आया, भोजन में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट आपके माउथ में ही डाइजेशन के टाइम पे आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है राइट इन योर माउथ। और वो ग्लूकोज जो है, वो ग्लूकोज 2 चरणों में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। खाने से एनर्जी बनती कैसे है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही बनती है। तो इसमें क्या होगा, O2 की प्रेजेंस में और
कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, इन साइटोप्लाज्म, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पाइरुवेट। पाइरुवेट जो है 3 मॉलिक्यूल्स वाला हो गया, और इसके बाद इसमें फिर दोबारा से सेकेंड स्टेप होगा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और ये कहाँ होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिलीज होगा, यहाँ पे CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और ये जो एनर्जी होगी बहुत सारी एनर्जी होगी, बहुत सारी ऊर्जा। तो ये आप ऐसे फील भी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से अगर सांस ले पा रहे हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं महसूस करते हैं आप। और अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक प्रकार से, तो उससे आपको फिर एनर्जी की क्या होने लगती है, आपके शरीर, आपको फील होता है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो रही है। तो वो क्या है, सारा जो रेस्पिरेशन का, श्वसन प्रक्रिया का खेल है बच्चों, वो केवल और केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की मात्रा, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा की उपस्थिति या अनुपस्थिति या अभाव के आधार पर श्वसन की प्रक्रिया जो है वो परफॉर्म होती है। इसमें आपने बात कर ली 3 प्रकार की श्वसन के बारे में आपको बताया गया था। एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब प्लेंटी ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दूसरा ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और एथेनॉल रिलीज होगा, और वो होता है ईस्ट में। और तीसरे प्रकार का श्वसन होगा जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस तो होगा लेकिन उसकी कमी होगी, जैसा कि जब चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं लोग पहाड़ों पे, या ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, या बहुत ऊंची पहाड़ियों पे जब जाते हैं, ऊंची चोटियों पे, तो वहां पे ऑक्सीजन की अभाव तो नहीं होता, वहां पे मतलब एब्सेंट तो नहीं होती है, ऑक्सीजन होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, उसको कह सकते हैं वहां पे उसका अभाव होता है, कमी होती है वहां पे उसकी। तब उस समय पे क्या होता है बच्चों, उस समय पे मसल्स में क्या बनने लगता है, प्रोडक्ट के रूप में बनने लगता है लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जैसे ही मसल्स में स्टोर होता है, तब ये क्या होता है, किसका कारण होता है, आपके मांसपेशियों में ऐंठन का या क्रैम्प का कारण होता है। मांसपेशियों, जिनको आप क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं, मसल्स में ये ऐंठन का कारण होता है, ऐंठन का कारण होता है। ऐंठन को आप क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं, है ना। तो ये आपने फील किया होगा, कभी भी बहुत तेजी से दौड़ते हुए या कहीं चढ़ाई चढ़ते हुए या रात में सोते समय भी अगर कमरा चारों तरफ से बंद हो और ऑक्सीजन की कमी होने लग जाए, उस टाइम पे भी, क्योंकि शरीर को लगातार निरंतर क्या होता है, सांस लेना होता है। जब तक जीवन है तब तक सांस लेना होता है, और सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है। तो इसलिए कभी अगर कमी होने लगे तब भी श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है, और उस समय पे जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जैसे स्टोर होने लगता है, तो उसके कारण से क्या हो जाता है, कभी कभी
क्रैम्प हो जाता है मांसपेशियों में और यही ऐंठन का कारण होता है। तो इससे तुरंत राहत के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत तेज दर्द होता है, क्रैम्प के टाइम पे क्या होता है, बहुत तेज दर्द का ये कारण बन सकता है। इसमें एक बार को क्या हो सकता है कि मतलब पैर कभी कभी एकदम ऐंठ सा जाता है, इसीलिए इसको शब्द को ऐंठन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये बहुत तेज दर्द का कारण होता है, दर्द का कारण होता है। और उसमें क्या कर सकते हैं, गरम तेल की मालिश करते हैं या गरम पानी से नहाते भी हैं, उससे ये फायदा होता है। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस हैं, या तो गर्म तेल की मालिश करी जाए जिस जगह पे ऐंठन हुई है वहां पे, या क्या किया जाए, गर्म पानी का स्नान किया जाए, या गर्म पानी का स्नान किया जाए, मतलब गर्म पानी से नहाया जाए। अगर 2 ये तरीके किए जाएं तो उससे क्रैम्प के दर्द में क्या हो जाता है, कभी कभी आराम मिलता है, लेकिन आराम मिलने के क्रैम्प छूट जाएगा लेकिन पेन लॉन्ग टाइम तक रहता है बच्चों, ये लंबे समय तक बना रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि रात में सोते समय कमरे की खिड़कियां और दरवाजों को खोल करके सोना चाहिए, या बिल्कुल बंद करके नहीं सोना चाहिए, थोड़ा बहुत जरूर खुला रखना चाहिए कहीं पे जहां से ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से होती रहे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है वो आप देखेंगे, अगले सेशन में बताऊंगी, क्योंकि इस सेशन में आप इसको आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस इस तरीके से होती है। ग्लूकोज जो है वो 2 चरणों में होती है इसकी प्रोसेस। ग्लूकोज जो है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये टूट जाता है पायरुवेट में जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसके बाद सेकेंड स्टेप जो होती है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे 2 तरीके का श्वसन होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होते हैं, और दूसरे प्रकार का होता है वायवीय श्वसन, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट का विखंडन होता है, तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। अब इन दोनों की तुलना में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और तीसरा रेस्पिरेशन होता है जो लैक ऑफ O2 होता है, जहां पे ऑक्सीजन का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, और ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में स्टोर होने लगता है, तब क्या होता है, क्रैम्प का ही ये कारण होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तब ये लैक्टिक एसिड विखंडित होने लगता है, और उसके बाद क्रैम्प फिर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, कौन से अंगों के द्वारा परफॉर्म होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने श्वसन के बारे में जाना, अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने एटीपी मॉलिक्यूल्स और एडीपी मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया है। श्वसन किस प्रकार से होता है, 2 चरणों में होता है, वो भी आपको बताया जा चुका है, और कितने प्रकार का होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे वो भी बताया गया। अगले सेशंस में हम रेस्पिरेशन की ओवरऑल प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से नाक से हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इस प्रक्रिया के बीच में हमारे शरीर में जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं हम, उसके बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।